राम प्रसाद जी हमेशा गरीब लोगों की मदद करने में सबसे आगे रहते थे। पर यह बात राम प्रसाद जी की पत्नी साधना जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में बहुत बार बहस भी हो जाती थी। राम प्रसाद जी की इकलौती बेटी प्राची अभी 8 साल की थी। अगले दिन प्राची का जन्मदिन था, लेकिन राम प्रसाद जी अपनी फैक्ट्री के काम से शहर गए हुए थे। शहर गांव से बहुत दूर था, इसलिए वो अपने ड्राइवर महेश से बोले, महेश, कल बेटी का जन्मदिन है, इसलिए आज रात तक हमें गांव पहुंचना ही होगा। हाँ साहब, आप चिंता मत करो, हम पहुंच जाएंगे, कार चलाते हुए महेश ने कहा। लेकिन महेश भी थक चुका था। कुछ देर बाद उसे झपकी आने लगी तो राम प्रसाद जी ने कहा, महेश, ऐसा करो, तुम मुझे कार चलाने दो और तुम कुछ देर आराम कर लो। तो महेश ने मना करते हुए कहा, साहब, कुछ देर किसी होटल में सुस्ता लेते हैं, प्राची बिटिया के जन्मदिन तक हम पहुंच जाएंगे। पर राम प्रसाद जी नहीं माने। वो नहीं चाहते थे कि जन्मदिन वाले दिन वो अपनी बेटी को नाराज करें। इसलिए राम प्रसाद जी खुद कार चलाने लगे और महेश बगल में बैठ गया। कुछ देर बाद राम प्रसाद जी को भी झपकी लग गई और कार खाई में जा गिरी। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जब आँख खुली तो राम प्रसाद जी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे। हालात बहुत गंभीर थे। वो कुछ दिन हॉस्पिटल में रहे। जब भी वे महेश के बारे में पूछते तो उनकी पत्नी साधना जी कह देती कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब राम प्रसाद जी अस्पताल से ठीक होकर घर आए तो उन्हें पता चला कि महेश की उस हादसे में मृत्यु हो गई। इस बात ने उन्हें बेचैन कर दिया। वे अपने आप को जिम्मेदार मानने लगे, क्योंकि यदि वे उस रात महेश के कहने पर कहीं रुक गए होते तो वो हादसा नहीं होता। कुछ सोचकर वो महेश के घर गए। उन्होंने देखा कि महेश के घर में उसकी पत्नी और एक 6 साल की बेटी है। उसके घर में वो अकेला ही कमाने वाला था। राम प्रसाद जी को देख महेश की पत्नी सावित्री रोने लगी और अपने घर की हालत बताने लगी। उसकी बात सुनकर राम प्रसाद जी का दुख और ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने सावित्री को कुछ रुपए देने चाहे, पर सावित्री ने मना कर दिया और बोली, साहब, कुछ काम दिला दो, ये घर किराए का है, बच्ची भी छोटी है। तो राम प्रसाद जी ने कुछ सोचकर कहा कि ठीक है, अपना सामान लेकर मेरे साथ हवेली चलो। तो सावित्री अपनी बेटी को लेकर राम प्रसाद जी के साथ हवेली आ गई। राम प्रसाद जी ने साधना जी को आवाज़ लगाते हुए कहा कि सावित्री और उसकी बेटी अब से इसी हवेली के बाहर जो कमरे बने हैं वहीं रहेंगी और हवेली में काम करेंगी। तो साधना जी चिढ़ते हुए बोली, कितने गरीबों पर यूं पैसा लुटाओगे? यहाँ नौकरानी की कोई ज़रूरत नहीं है, शांता बाई है ना, फिर इन्हें यहाँ आसरा देने की क्या ज़रूरत है? तो राम प्रसाद जी ने साधना जी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और शांता बाई को बुलाकर कहा, उन्हें हवेली के बाहर जो कमरे बने हैं वो दिखा दो। तो शांता ने भी मुंह बना लिया कि आ गई एक और मेरे पेट पर लात मारने। ये साहब भी ना किसी को भी उठाकर ले आते हैं। बड़बड़ाते हुए शांता बाई ने उन्हें कमरा दिखा दिया। इधर साधना जी वहीं मुंह बनाकर खड़ी थी। तो राम प्रसाद जी ने कहा, देखो साधना, उनके घर में कमाने वाला महेश था और कहीं ना कहीं उसकी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ, इसलिए उसके बच्चे और पत्नी की जिम्मेदारी अब मेरी है। तो साधना जी ने गुस्से से कहा, ये हवेली है, कोई आश्रम नहीं, क्या आप हर किसी को ऐसे यहाँ उठाकर ले आएं? मुझे तो लगता है एक दिन आप पूरा धन दौलत इन भूखे नंगे लोगों पर ही लुटा दोगे। कहकर गुस्से में तमतमाते हुए साधना जी अपने कमरे में चली गई। पर सावित्री खुश थी। वो मन लगाकर काम करने लगी। उसे और उसकी बेटी को रहने के लिए छत, 2 वक्त का खाना और कुछ रुपए मिल जाते थे। पर शांता बाई को सावित्री फूटी आंख नहीं सुहाती थी।
वो उसके हर काम में कुछ ना कुछ छेड़खानी कर देती और साधना जी गुस्सा सावित्री पर निकालती। सावित्री जब काम करती तब उसकी बेटी खुशी भी उसके आगे पीछे घूमती। तो राम प्रसाद जी की बेटी प्राची खुशी को देखकर उसके पास आ जाती और दोनों खेलने लगती। दोनों को खेलते देख साधना जी बहुत चिढ़ती, पर राम प्रसाद जी कहते, अरे भाग्यवान, खेलने दो ना, बच्चे हैं, कुछ नहीं होता। तो साधना जी चिल्लाते हुए कहती, अरे मेरी बच्ची उस गंवार के साथ खेलेगी तो वो भी गंवार बनेगी। अगर खेलना है तो अपने बराबरी के बच्चों के साथ खेलो ना। कौन समझाए इन औरतों को। बोलकर राम प्रसाद जी बाहर निकल जाते। देखते देखते 1 साल बीत गया। जब कभी खुशी प्राची की किताबें और स्कूल बैग देखती तो अपनी माँ से कहती, माँ मुझे भी स्कूल जाना है, पर सावित्री मना कर देती। वो कहाँ से ये खर्चा उठा पाएगी। एक दिन खुशी ने प्राची से कहा, मुझे भी पढ़ना है। तो प्राची अपने पिता के पास जाकर बोली, पापा खुशी भी मेरे साथ स्कूल जाएगी, नहीं तो मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसे मेरे साथ स्कूल भेजो ना पापा। तो राम प्रसाद जी ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, कल से खुशी भी तेरे साथ स्कूल जाएगी। ये सुनकर प्राची तो खुश हो गई, पर साधना जी गुस्से से लाल हो गई और बोली, अब क्या उसको अपने सर पर बिठाओगे। घर पर क्या कम था जब उसे स्कूल भी प्राची के साथ भेजोगे। तो राम प्रसाद जी ने कहा, पढ़ने दो ना, बच्ची हैं। जब भगवान ने हमें दौलत दी है तो हमें अच्छे कर्म करने भी चाहिए। प्राची और खुशी की दोस्ती दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। प्राची खुशी को अपने साथ हर जगह ले जाती। अपने कपड़े, किताबें, यहाँ तक कि खाने की चीज़ें भी शेयर करती। उन्हें देख लगता जैसे वे सहेलियाँ नहीं, बहनें हों। ये देख साधना जी मन ही मन बड़बड़ाती कि बाप तो दानवीर था ही, अब बेटी भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने लगी है। पर सावित्री राम प्रसाद जी की बहुत शुक्रगुजार थी, क्योंकि उनकी वजह से आज उसकी बेटी खुशी स्कूल जा पा रही थी। खुशी भी राम प्रसाद जी को बहुत इज्जत और मान देती थी। उन दोनों माँ बेटी को खुश देखकर राम प्रसाद जी के दिल का बोझ भी हल्का हो जाता। समय बीता, खुशी और प्राची कॉलेज में आ गई। खुशी पढ़ने में बहुत होशियार थी। अब वो बच्चों को कोचिंग देकर अपना खर्च निकालने लगी थी। प्राची भी सीधी सादी थी, अपने पिता की तरह। साधना जी चाहती थी कि अब प्राची के लिए लड़के देखने शुरू किए जाएं। उसकी शादी उन्हीं की तरह रईस घर में की जाए। प्राची का मन नौकरी करने का था, पर साधना जी ने साफ इनकार कर दिया कि जो भी करना है शादी के बाद अपने पति की मर्जी से करना। कुछ दिन बाद साधना जी अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई थी। वहाँ उसने अपनी ही तरह एक रईस परिवार को देखा। राम सिंह जी, जो एक नामी बिजनेसमैन थे, और उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा सुमित अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाता था और छोटा बेटा अमित कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। साधना जी ने घर जाकर राम प्रसाद जी से बात की तो उन्होंने कहा, ठीक है, बुला लेते हैं उन्हें, मिलकर ही पता चलेगा कैसे लोग हैं। तो अगले ही दिन साधना जी ने राम प्रसाद जी को सपरिवार अपने घर आमंत्रित किया और शांताबाई और सावित्री से कह दिया कि मेहमान आ रहे हैं, हवेली पूरी चमक जानी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कहते हुए साधना जी जैसे ही हवेली की तरफ जाने लगी, तभी उसकी नज़र खुशी पर गई तो उस पर चिल्लाते हुए बोली, ए लड़की, तू आज हवेली में मत आना, समझी ना। अगर तेरी वजह से कोई भी गड़बड़ हुई तो अच्छा नहीं होगा। तो खुशी ने भी हामी भर दी और वहाँ से चली गई। प्राची खुशी को ढूंढ रही थी। उसने सावित्री से भी पूछा, उसके कमरे में भी गई, पर वो कहीं नहीं मिली। तो प्राची समझ गई कि जरूर माँ ने उसे कुछ कहा होगा। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ खुशी कहाँ है? अरे मुझे क्या पता कहाँ मर गई, साधना जी ने गुस्से से कहा। तो प्राची बोली, जरूर आपने ही कुछ कहा होगा उससे।
कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई तो साधना जी भी बड़बड़ाने लगी कि न जाने माँ बेटी ने क्या जादू कर दिया है दोनों बाप बेटी पर, जो दिन भर दोनों उनके नाम की माला जपते रहते हैं। प्राची का बस चले तो वो खुशी को अपने साथ ससुराल भी ले जाए। थोड़ी देर बाद राम सिंह जी और उनका सब परिवार आ गया। वो सब बैठे बातें करने लगे। प्राची भी उन सबके साथ हॉल में बैठी तो थी, पर वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी राम सिंह जी की पत्नी कावेरी जी ने कहा, क्या हुआ बेटी, किसी का इंतजार कर रही हो क्या? तभी उसे दरवाजे की तरफ से खुशी आते हुए दिखाई दी तो अचानक ही उसके चेहरे पर रौनक आ गई। खुशी, तू कहाँ चली गई थी? अरे कहीं नहीं दीदी, किसी काम से बाहर गई थी। तू बात कर, मैं रसोई में जाती हूँ। कहते हुए खुशी आगे बढ़ गई तो खुशी को देखकर साधना जी का मुंह बन गया। कुछ देर बाद सुमित का छोटा भाई अमित बोर हो रहा था, इसलिए वो उठकर हवेली देखने लगा। हवेली देखते देखते वो रसोई की तरफ चला गया। रसोई से बाहर खुशी का निकलना हुआ और वो उससे टकरा गई। जैसे ही अमित ने खुशी को देखा तो अचानक से बोल पड़ा कि तुम प्राची की कौन हो? खुशी ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। फिर अमित भी हवेली देखकर वापस जाकर सबके साथ बैठ गया। तभी खुशी चाय नाश्ता लेकर आई और टेबल पर रखकर जैसे ही वापस जाने लगी तो अमित ने साधना जी से पूछा, आंटी जी, ये कौन है? आपने इनका तो परिचय कराया ही नहीं। तो साधना जी ने मुंह बनाते हुए कहा, बेटा, नौकरों का क्या परिचय देना, ये हमारे घर की नौकरानी की बेटी है। ये सुन प्राची ने कहा, लेकिन ये मेरी सबसे खास सहेली है खुशी। तो साधना जी गुस्से से प्राची को देखने लगी। खुशी ने सबको नमस्ते किया और वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद राम सिंह जी का परिवार भी चला गया। उनके जाने के बाद खुशी प्राची के कमरे में आई तो प्राची ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कैसा लगा सुमित? तो खुशी नाराजगी से बोली, अब मुझे डांट पड़ेगी। उसका क्या? सॉरी यार खुशी, जब तूने फ़ोन नहीं उठाया, घर पर भी नहीं मिली, तो मैं समझ गई थी कि माँ ने तुझे ज़रूर कुछ कहा होगा। इसलिए मैंने तुझे धमकी भरा मैसेज किया कि अगर तू नहीं आई तो मैं लड़के से नहीं मिलूंगी। मैं जानती थी तू ज़रूर आएगी और तेरे बिना मैं ये फैसला कैसे ले सकती हूँ भला। अच्छा, कान पकड़कर सॉरी, प्राची ने कहा। तो खुशी मुस्कुराते हुए बोली, अरे दीदी, तेरे लिए ऐसी डांट मैं 1000 बार खाने को तैयार हूँ। चल छोड़िए। तो दोनों हंसने लगी। अगले दिन राम सिंह जी का फ़ोन आया और बोले कि सुमित को प्राची पसंद है। तो साधना जी ने भी प्राची का फैसला बताते हुए कहा कि प्राची को भी सुमित पसंद है, आप आ जाएं, हम बैठकर सगाई का मुहूर्त निकलवाते हैं। तो राम सिंह जी ने कहा, ठीक है, और फ़ोन रख दिया। और अगले दिन शाम को पूरा परिवार फिर से आ गया। पंडित जी को बुलाकर कुंडली मिलाई तो 10 दिन बाद सगाई का मुहूर्त निकला। ये सुन सभी एक दूसरे को बधाई देने लगे। तभी खुशी चाय लेकर आई। सबको चाय देने के बाद जैसे ही खुशी सुमित के छोटे भाई अमित को चाय देने लगी तो अमित ने अपनी शर्ट पर जानबूझकर चाय गिरा ली। ये देख साधना जी गुस्सा होते हुए बोली, क्या किया है? एक भी काम बिना गड़बड़ किए नहीं करती है तू। अरे आंटी, गलती मेरी ही है, सॉरी। वॉशरूम कहाँ है? अमित ने लापरवाही से कहा। तो साधना जी बोली, खुशी, इन्हें वॉशरूम दिखा दो। खुशी अमित को लेकर वॉशरूम दिखाने चली गई। तभी अमित ने खुशी से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये सुन खुशी कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहाँ से जाने लगी। तभी अमित ने उसका रास्ता रोक लिया और बोला, लगता है तुम्हें इस दोस्ती की कीमत चाहिए। तुम जैसे छोटे घर की लड़कियां यही तो करती हैं, बड़े घर के लड़कों के साथ दोस्ती करने के भी पैसे लेती हैं। तो कहो कितना पैसा दूं तुझे? तो खुशी बोली, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरा रास्ता छोड़ो
और जाने दो मुझे। ये सुन अमित ने गुस्से से कहा, 2 टके की लड़की होकर मुझे नखरे दिखा रही हो। तुम जैसी न जाने कितनी लड़कियां मेरे आगे पीछे मंडराती रहती हैं। तो खुशी ने कहा, मंडराती होंगी पर मैं उन जैसी नहीं हूँ, समझे तुम। अरे मान जा मेरी बात, जिंदगी बदल जाएगी। इस तरह नौकरानी बनकर नहीं रहना पड़ेगा। कहते हुए अमित जैसे ही प्राची का हाथ पकड़ने लगा तो खुशी ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया और वहां से चली गई। तो अमित गुस्से से लाल हो गया, पर अपने आप को शांत कर वो हॉल में आकर बैठ गया। कुछ देर बातें करने के बाद सब लोग चले गए। खुशी उदास थी, पर प्राची को खुश देखकर चुप थी। रात को खुशी अपनी माँ सावित्री से बोली, माँ, यदि दोस्त के अच्छे के लिए कोई बात छिपाई जाए तो वो सही है या गलत? तो सावित्री बोली, दोस्त के अच्छे के लिए कुछ छिपाना अच्छी बात है बेटी, पर तू ये बात क्यों पूछ रही है? तो खुशी सावित्री की गोद में सर रखकर मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। तो सावित्री ने कहा, प्राची बेटी का मंगेतर कितना अच्छा है। काश तेरे लिए भी मैं ऐसा लड़का देख पाती, पर मेरी ऐसी हैसियत कहाँ है। ये सुन खुशी ने कहा, माँ, आप भी ना क्या सोचने लगी? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा चलो, बालों में तेल लगा दो ना। तो सावित्री खुशी के बालों में तेल लगाने लगी। तभी खुशी सोचने लगी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, पर जहाँ प्राची का देवर अमित होगा मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, उससे दूर ही रहूंगी। इसी में मेरी और प्राची की भलाई है। सोचते हुए खुशी भी सो गई। समय बीता तो वो दिन भी आ गया जिसका सभी को इंतजार था। बड़ी चहल पहल थी हवेली में। कुछ करीब रिश्तेदार भी आए थे। प्राची की होने वाली सास प्राची के लिए बहुत सारे उपहार, गहने, मिठाइयाँ सब लाई थी। सभी उपहार टेबल पर रख दिए। प्राची बार बार खुशी को अपने पास आने को कह रही थी, पर खुशी काम में व्यस्त होने का दिखावा करने लगी। उसे भी बुरा लग रहा था कि आज वो प्राची के बुलाने पर भी उसके पास नहीं जा पा रही है। अमित आज खुशी की तरफ देख भी नहीं रहा था। ये देखकर खुशी ने भी राहत की सांस ली कि चलो ठीक है। उस दिन का तमाचा खाकर अमित को सबक मिल ही गया। सभी फोटो सेशन में व्यस्त थे। कुछ देर बाद पंडित जी ने सुमित की माँ कावेरी जी से कहा, आप जो भी देना चाहते हैं कन्या को दे दीजिए। तो कावेरी जी ने नौकर को इशारे से सारा सामान लाने को कहा। तो नौकर ने पूरा सामान लाकर उनके सामने रख दिया। कावेरी जी एक एक कर कपड़े, गहने सब प्राची को दे दिया और फिर बॉक्स खोलते हुए बोली, ये हीरों का हार सुमित ने खुद खरीदा है। पर जैसे ही डब्बा खुला तो वो खाली निकला। ये देख सभी हैरान हो गए। अरे हार कहाँ गया? कावेरी जी चिंतित स्वर में बोली। तो राम सिंह जी ने कहा, अरे यहीं कहीं गिर गया होगा, मिल जाएगा। सब ढूंढने लगे पर हार कहीं नहीं मिला। तो कावेरी जी ने कहा कि यहाँ मौजूद सभी नौकरों की और उनके कमरों की तलाशी ली जाए। तभी साधना जी ने कहा, हमारे नौकर ऐसा नहीं कर सकते, वो हमारे यहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं। अरे बहन जी, क्या पता कब किसकी नीयत बदल जाए, इसलिए तलाशी ले लेनी चाहिए, राम सिंह जी ने कहा। तो साधना जी भी चुप हो गई। सबकी तलाशी लेने के बाद जब सावित्री और खुशी के कमरे की तलाशी लेने लगे तो उनके बिस्तर के नीचे से कपड़ों में लिपटा हीरों का हार मिल गया। सब ये देखकर हैरान हो गए। तभी प्राची ने कहा, माँ, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कुछ गलत फहमी है। सावित्री भी राम प्रसाद जी के सामने रोते हुए बोली, साहब, ये सब हमने नहीं किया। पर आज राम प्रसाद जी भी चुप थे। तभी साधना जी ने कहा, देख लिया ना, पैर की धूल को सर पर बिठाने का नतीजा। मैं कुछ कहती थी तो तुम सबको गलत लगती थी। अब ये इस घर में बिल्कुल नहीं रहेंगी, समझे आप दोनों। तो राम प्रसाद जी बोले, पर साधना। तभी साधना जी
उनकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। फिर सावित्री की तरफ देखते हुए बोली, अपना सामान ले और अपनी बेटी के साथ निकल जा इस घर से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला लूं। तभी प्राची ने कहा, माँ प्लीज ऐसा मत करो। पर साधना जी ने गुस्से में किसी की नहीं सुनी और सावित्री को खरी खोटी सुनाकर यहाँ से जाने को कह दिया। सावित्री और खुशी अपना सामान लेकर वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद राम प्रसाद जी ने भी सभी मेहमानों से माफ़ी मांगी और उन्हें जाने को कह दिया। कुछ देर बाद राम सिंह जी का परिवार भी चला गया। उनके जाने के बाद प्राची बार बार खुशी को फ़ोन लगाती रही, पर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। खुशी और सावित्री बस्ती में जहाँ वे पहले रहती थी वहाँ अपने एक रिश्तेदार के पास चली गई। इधर प्राची रो रही थी। तभी साधना जी ने कहा, देख प्राची, भूल जा उस लड़की को। मैं पहले ही कहती थी इन गरीब लोगों का भरोसा नहीं, कब इनकी नीयत बदल जाए। और सुमित कितना अच्छा लड़का है, इसलिए अब तुम अपनी नई जिंदगी के बारे में सोच, समझी तुम। उधर राम प्रसाद जी भी परेशान थे, कमरे में बेचैनी से घूम रहे थे। साधना जी से कह रहे थे, साधना यकीन नहीं होता सावित्री या खुशी ने ऐसा किया होगा, तुम्हें क्या लगता है? तो साधना जी बोली, मुझे तो पहले ही वो पसंद नहीं थी। मुझे लगता है प्राची का रिश्ता तय हो जाने से सावित्री को जलन हो गई होगी और उसने बेटी के भविष्य के लिए चोरी की होगी। खैर छोड़िए, अब हार और चोर दोनों मिल गए। अब आप प्राची के भविष्य का सोचिए। 2 दिन बाद साधना जी प्राची के पास आकर बोली कि सगाई की तस्वीर आ गई है, चल हम सब साथ बैठकर देखते हैं। तो प्राची ने कहा, माँ मेरा मन नहीं है, बाद में देख लूँगी। पर साधना जी उसे जबरदस्ती ले गई। वे तीनों बैठे तस्वीरें देखने लगे। इधर सावित्री अपनी बेटी खुशी से बोली, बेटा तुझे क्या लगता है ये सब किसने किया होगा? तो खुशी ने कहा, माँ मुझे शांति आंटी पर शक है, क्योंकि उन्हें हम फूटी आंख नहीं सुहाती थी। दोनों माँ बेटी सोच में पड़ गईं। इधर कुछ दिन बाद प्राची ने साधना जी से कहा, माँ कल सुबह हम सुमित के यहाँ चलते हैं, उन्हें भी सगाई की तस्वीर दिखानी है। तो साधना जी ने कहा, ठीक है, मैं कावेरी जी को फ़ोन कर बता देती हूँ। अगले दिन वो सब राम सिंह जी के घर चले गए। प्राची बड़ी खुशी के साथ सुमित को सारी फ़ोटो दिखा रही थी। सभी आपस में बातों में व्यस्त थे। तभी उनके घर का खास नौकर रमेश नाश्ता लेकर आया। प्राची उस नौकर के आने का ही इंतजार कर रही थी। उसके आते ही बोली, इस तस्वीर में देखो और बताओ, आप उस 3 टेबल के पास ये गहने का बॉक्स लेकर क्या कर रहे थे? तो रमेश ने कहा, कुछ नहीं दीदी, मुझे अमित भैया ने देख रेख करने को कहा था। तभी कावेरी जी बोली, क्या हुआ प्राची, तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? तो प्राची ने कहा, आप 1 मिनट रुको आंटी, मैं इनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अच्छा तो ये बताओ, उस दिन तुम हवेली के बाहर नौकरों के कमरों में क्या करने गए थे? ये सुनते ही रमेश हड़बड़ा गया और डर के मारे उसके मुंह से निकल गया, वो हीरों का हार। ये सुनते ही सब रमेश की तरफ देखने लगे। तभी रमेश बोला, मुझे माफ़ कर दो साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तभी प्राची ने कहा, रुक, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। इतने में अमित भी बाहर से आ गया। तभी कावेरी जी सुमित से बोली, फ़ोन लगा पुलिस को, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। ये सुन रमेश घबरा गया और अमित के पैर पकड़कर बोला, भैया बचा लो मुझे, मैंने पहले ही आपसे कहा था मैं पकड़ा जाऊंगा, पर आपने कहा कि कुछ नहीं होगा, बस मेरा इतना सा काम कर दो। अब आप चुप क्यों हैं, कुछ कहिए ना। सभी अमित को देखने लगे। अमित बोला, ये क्या बकवास कर रहा है तू, मैंने तुझे कब कहा था? कहते हुए वो रमेश को चुप रहने का इशारा करने लगा। पर रमेश गुस्से में बोला, आपने ही तो कहा था कि वो 10 लाख का हार चुरा कर उस नौकरानी के कमरे में रख देना। तभी कावेरी जी रमेश को 2 तमाचे जड़ते हुए बोली, सच सच बता,
बात क्या है? तो रमेश ने कहा, सच में मालकिन, मुझे अमित भैया ने ही कहा था। अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ। और आप ही सोचिए, मैं 8 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैंने कभी कोई चोरी नहीं की। और फिर मैं हार चुरा कर वहाँ उस कमरे में ही क्यों रखता? और कहीं भी तो छुपा सकता था। सभी सोच में पड़ गई। तभी कावेरी जी अमित से बोली, तुम बिगड़ेल थे, पर इतना गिर जाओगे ये नहीं सोचा था मैंने। रमेश सही कह रहा है, वो हार कहीं और भी तो छुपा सकता था। तभी सुमित भी बोला कि उसे कैसे पता कि हार 10 लाख का था। ये तो बस मैं और अमित ही जानते थे। तभी अमित अपनी पोल खुलते देख गुस्से में बोला, हाँ मैंने ही कहा था रमेश से ये सब करने को, क्योंकि उस दिन उस नौकरानी की लड़की खुशी ने मेरे ऊपर चाय गिरा दी थी। और जब वो मुझे वॉशरूम दिखाने ले गई तब वो बदतमीजी करने लगी और मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगी। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने रमेश को ये सब करने को कह दिया। तभी प्राची बोली, अच्छा, खुशी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? मेरी सहेली ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये आप गलत बोल रहे हैं। मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। उस दिन माँ के ज़बरदस्ती करने पर मैंने सगाई की तस्वीरें देखी और मेरी नज़र इन तस्वीरों में रमेश पर गई। उसके दूसरे दिन ही मेरी मुलाकात घर के माली श्यामू काका से हुई। उसने भी खुशी और सावित्री आंटी के चोरी के इल्ज़ाम के बारे में सुना था। तो उसने मुझे बताया कि उसे नहीं लगता वे दोनों ऐसा करेंगी। बातों बातों में उसने बताया कि उसने एक सफ़ेद ड्राइवर की ड्रेस वाले आदमी को सावित्री आंटी के कमरे में जाते हुए देखा था। माली के पूछने पर रमेश ने कहा कि सावित्री ने उसे कमरे में सामान रखने को भेजा है। मैंने तस्वीर में देखा था, रमेश ने वही कपड़े पहने थे जो माली काका ने मुझे बताए थे। मैंने वो तस्वीरें माली काका को दिखाई तो उन्होंने कहा, हाँ यही था वो। उसके बाद ये सच बताने के लिए मैंने खुशी से बात करना चाहा, पर उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मुझे पता था वो बस्ती में ही गई होगी। मैं वहाँ गई और खुशी और सावित्री आंटी से मिली। मैंने खुशी को धमकी दी कि यदि वो कुछ भी मुझसे छिपा रही है तो सच सच बता दे, नहीं तो मैं भी हवेली नहीं जाऊंगी, यही उन्हीं के साथ रहूंगी। मेरी जिद के आगे बड़ी मुश्किल से उसने बताया कि अमित ने उसके साथ क्या किया। कहते हुए प्राची ने सारी कहानी सुना दी। ये सब सुन कावेरी जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने एक तमाचा अमित के गाल पर जड़ दिया। तभी अमित ने गुस्से में कहा, उस 2 टके की लड़की के कारण आपने मुझ पर हाथ उठाया माँ, ये आपने ठीक नहीं किया। गुस्से में बोलकर अमित अपने कमरे में चला गया। तभी राम सिंह जी ने कहा, ये तुम्हारे ही लाड प्यार का नतीजा है। कहते हुए उन्होंने राम प्रसाद जी से माफ़ी मांगी। तो राम प्रसाद जी ने कहा, अब हमें चलना चाहिए, जो हुआ हम उस बारे में बाद में बात करते हैं। कहते हुए वो सब बाहर आ गए। बाहर आते ही राम प्रसाद जी ने ड्राइवर से कहा कि जहाँ सावित्री रहती है गाड़ी उस बस्ती में ले चलो। कुछ देर बाद बस्ती में पहुंचकर राम प्रसाद जी ने सावित्री और खुशी से माफ़ी मांगी और उन्हें वापस हवेली आने को कहा। आज पहली बार साधना जी भी चुप खड़ी थी। तभी प्राची बोली, खुशी चलो ना, प्लीज अपनी दोस्ती की खातिर चलो ना। मुझे अपनी दोस्ती पर यकीन था, चाहे कुछ भी हो जाए हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। कहते हुए उसने खुशी को गले से लगा लिया। यह देख सावित्री और खुशी का दिल पिघल गया और वो हवेली वापस आ गई। अगले दिन राम सिंह जी का फ़ोन आया। वो राम प्रसाद जी से बोले, साहब रिश्ते जोड़ने से पहले ही उनमें दरार पड़ गई और दरारों से रिश्ते कमज़ोर पड़ सकते हैं। दोनों भाइयों को एक साथ रहना है, हमें माफ़ कर दीजिए और आप अपनी बेटी के लिए कोई और अच्छा रिश्ता देख लीजिए। तो राम प्रसाद जी ने कहा, जी हम भी यही चाहते थे, धन्यवाद कहकर फ़ोन रख दिया। राम सिंह जी ने फ़ोन रखकर ये बात प्राची और साधना जी को बताई तो साधना जी भी बोली, उन्होंने सही कहा, अब रिश्ता जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। प्राची उदास थी
पर खुश भी थी क्योंकि उसकी प्यारी सहेली वापस आ गई थी। खुशी को प्राची का रिश्ता टूटने का बहुत अफसोस था, पर सावित्री ने उसे समझाते हुए कहा, रिश्ता भगवान तय करते हैं बेटा, देखना प्राची बिटिया को इससे भी अच्छा रिश्ता मिलेगा। कुछ दिनों में वो सब भूल सामान्य हो गई। दोनों सहेलियां खुश थीं। समय बीता। राम प्रसाद जी ने प्राची के लिए एक रिश्ता और देखा। वो उन्हीं की तरह रईस थी। लड़का डॉक्टर था। लड़के वाले प्राची को देखकर चले गए, लेकिन जब एक सप्ताह तक कोई जवाब न आया तो सबने उम्मीद छोड़ दी कि अब ये रिश्ता भी होगा। तभी एक दिन अचानक लड़के के पिता का फोन आया और उन्होंने राम प्रसाद जी से कहा, माफ़ करना साहब, थोड़ी देर हो गई फ़ोन करने में। हमें आपकी एक नहीं, दोनों बेटियां चाहिए। मेरे छोटे बेटे प्रशांत को आपकी खुशी बहुत अच्छी लगी। तो राम प्रसाद जी ने कहा, पर खुशी मेरी बेटी नहीं है। जी मैं जानता हूँ वो कौन है, मैंने पहले ही पता कर लिया था। मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब राम प्रसाद जी ने फ़ोन रखकर ये बात सबको बताई कि प्रशांत शहर का बड़ा बिजनेसमैन है और वो खुशी से शादी करना चाहता है, तो सावित्री राम प्रसाद जी से बोली, पर मेरी ऐसी हैसियत कहाँ है कि मैं धूमधाम से शादी कर सकूं। तो राम प्रसाद जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम खर्चा उठाएंगे। ये सुनकर प्राची बहुत खुश हो गई कि अब खुशी और वो दोनों एक ही घर में जाएंगी। आज साधना जी भी खुश थी क्योंकि वो जानती थी कि प्राची को खुशी से अच्छी देवरानी नहीं मिल सकती। कुछ दिनों बाद दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। अब खुशी और प्राची दोनों अपनी गृहस्थी में खुश थीं, लेकिन आज भी वो देवरानी जेठानी से बढ़कर सहेलियां थीं, क्योंकि दोस्ती का रिश्ता हर रिश्ते से बढ़कर होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।